सुप्रीम कोर्ट की क्या अधिकार क्षेत्रताएं हैं, इससे पहले के लेक्चर में बताई गई। ये कुछ अधिकार क्षेत्र बच गए थे जिसको जगह बताना आपको बहुत अनिवार्य समझता हूं। दंड दांडिक विषयों में अपील उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है दांडिक कार्रवाई में दिए गए निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निर्णय दिया जाता है, निर्णय हो, अंतिम आदेश हो या दंडादेश हो, उनके विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दो प्रकार से की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू सुनने की बात है। मैंने इसको छोड़ा भी इसीलिए था अगले टॉपिक में, ताकि आपकी समझ में आ सके। गहन विषय है थोड़ा सा। नंबर एक बात तो उच्चतम न्यायालय इस बात का प्रमाण पत्र दे कि इस मामले में अपील कर दी जाए। सॉरी, उच्च न्यायालय जब जजमेंट करे तो ये कहे कि विधि से संबंधित कोई प्रश्न इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उच्च न्यायालय इसको अपील को देख ले। पहले तो प्रमाण पत्र जारी करे उच्च न्यायालय। दूसरे नंबर पे क्या है, उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र न जारी करे। एक तो उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना कब अपील की जा सकती है, और उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र से कब अपील जारी की जा सकती है। एक तो यह कि उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना अपील कैसे दायर की जाए उच्चतम न्यायालय में, और दूसरा है कि जब उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र दे दिया है तब क्या हो। जब उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे दिया तब तो हो ही जाएगी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये कि उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र के बिना कैसे अपील की जाए, ये प्रश्न है। यहां जरा सा इसका बताते हैं बिल्कुल। जब सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी अभियुक्त को एक्विटल किया हो, और सरकार ने या पार्टी ने उसके अंदर अपील लगाई हो उच्च न्यायालय ने, और उच्च न्यायालय ने उस आदेश को पलट के मृत्यु दंड की सजा दे दी हो, आप छोटे मोटे मामले की तो भूल ही जाओ कि उच्च न्यायालय के छोटे मोटे मामलों की अपील भी हो सके। अर्थात सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया हो, जब उस एक्विटल के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में गई हो, तो हाई कोर्ट ने उस अपील में नीचे के एक्विटल को बदल कर सजाए मौत दे दी हो, उस परिस्थिति में अपील हो सकती है उच्चतम न्यायालय में। दूसरी कंडीशन सुनो अब जरा सा। उच्च न्यायालय ने अपील अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट से, उच्च न्यायालय ने अपील न्यायालय ने अपील अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले के विचारण के लिए, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के किसी मामले का विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया हो। अर्थात उच्च न्यायालय ने निचली कोर्ट से कोई मुकदमा ट्रायल के लिए अपने पास बुला लिया हो और उसमें मृत्यु दंड की सजा दी हो। वैसे ये वाला प्रोविजन होता नहीं है, बहुत कम होता है, ऐसा कभी सुना नहीं, ना देखा, ना अनुभव किया। तो ऐसे मामले में भी अपील हो सकती है बिना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के। किंतु उन मामलों में जिनमें उच्च न्यायालय ने अपील में किसी व्यक्ति को कन्विक्शन के आदेश को उलट दिया हो, आप समझ लें, जिन मामलों में नीचे से की कोर्ट ने सजा दी हो
और उच्च न्यायालय ने अपील में किसी व्यक्ति के कन्विक्शन के आदेश को उलट दिया हो और रिहाई का आदेश दे दिया हो, उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जाएगी। आप समझ लो, जैसे गौर से सुनो, दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो। दोष मुक्ति शब्द से तात्पर्य केवल पूर्ण मुक्ति से नहीं है। दोष मुक्ति का शब्द से तात्पर्य केवल पूर्ण मुक्ति से नहीं है, विमुक्ति से नहीं है, वरन ऐसे मामले भी शामिल हैं जिनमें मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिणित किया जाता है। दोबारा सुन लेना, इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सजा कम करना, सजा कम करने में भी। अब दूसरे नंबर पर आओ, प्रमाण पत्र से। जहां प्रमाण पत्र दिया हो तो क्या स्थिति है, प्रमाण पत्र से क्या मतलब है? आर्टिकल 134, आर्टिकल 134 कहता है, एक मिनट बस, एक 134 का सी खंड कहता है, यदि उच्च न्यायालय में प्रमाण पत्र देता है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र देता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लायक है तो उसे अपील की जाएगी। यदि यह प्रमाण पत्र दे कि अपील के योग्य है तो अपील की जा सकती है। लेकिन आगे क्या कहता है? उच्च न्यायालय का यह एक विवेकाधिकार है प्रमाण पत्र देना, लेकिन उसका प्रयोग सावधानी पूर्वक होना चाहिए, अर्थात न्यायिक ढंग से होना चाहिए। हर केस में नहीं दिया जाएगा सब प्रमाण पत्र, जब तक कि उन्हें यह ना लगे कि हाई कोर्ट कहीं न्यायिक मामले में उलझ गई है, या उसे लगता है कि शायद गलत निर्णय ना हो जाए उनसे। अर्थात विवेकाधिकार का प्रयोग ये नहीं किसी ने एप्लीकेशन लगा दी आप दे दें, नहीं, अपना पूरा जुडिशियल माइंड देखें कि क्या लॉ की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है इस केस में या नहीं है। अगर है तो देना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्रिशन को अपने को यूज करना चाहिए, विवेकाधिकार को। आगे क्या कहते हैं जनाब अली, जरा ये भी देखें। उच्च न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों में ही प्रमाण पत्र देना चाहिए। हर परिस्थिति में प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत स्पेशल परिस्थिति। तो देखिए, तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कोई भी आदमी जाएगा और अपील कर देगा हाई कोर्ट में। सारी कंडीशन बताई हैं, कहां बरी को सजाए मौत कर दी है और कहां मामला अपने आप उठाया है और अपने आप ले लिया, फिर मृत्युदंड दे दिया है। ये सारी की सारी कंडीशन आपको बताई गई है। और दूसरा यह है कि विवेकाधारी की शक्ति के प्रमाण पत्र तभी जारी करना चाहिए जबकि पूरा विवेक इस्तेमाल कर लिया हो, एज ए रूटीन नहीं, असाधारण परिस्थितियों में करना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस बताई गई हैं जो आपके लिए बड़े फायदे की हैं भाई साहब, और आपको पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत वो है कि आदमी हर एक सोचता है हाईकोर्ट चला जाऊं, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। अब जरा सा एक और आ जाओ जनाब, आप इसको और समझ लो तो फिर आपका काम बनता। और ये संविधान का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे अभी 4-5 लेक्चरों में खत्म ही हो जाएगा। विशेष इजाजत से अपील, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, कई बार परेशान करता है ये आदमी को। स्पेशल लीव पिटीशन, अपील डालने के साथ साथ अपील के साथ एक एप्लीकेशन टू लीव, अर्थात जनाब सुप्रीम कोर्ट जी, हमें अपील फाइल करने की इजाजत दे दो।
अर्थात आप सुन लो कैसे ना कैसे हमारे साथ इनजस्टिस हो गया है। तो उस अपील को सुनने से पहले, उसकी सारी बातें सुनने से पहले उच्चतम न्यायालय उस जरा सी बात को पहले सुनेगा और आपसे पूछेगा कि आपके साथ क्या इनजस्टिस हो गया है। तो अर्थात आपको पहली स्टेज पर ही यह सिद्ध करना होगा कि क्या कारण है कि नीचे से जब उच्च न्यायालय ने मुकदमा डिसाइड कर दिया, सजा कराया, बरी किया, जो भी किया, क्यों सुनी जाए अपील? क्या लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है जिससे कि इनजस्टिस हो रहा है? तब उस परिस्थितियों में ये वाली परमिशन आपको मिलेगी। जरा सा अब मैं बताता हूं इसको, अब बताता हूं आगे। आर्टिकल 136 कहता है, अपने विवेक के अनुसार भारत के किसी न्यायालय या अधीनस्थ द्वारा किसी मामले में पारित निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकते हैं। लेकिन क्या कंडीशन हो? जहां लॉ की डिमांड हो, वहां उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। वरना तो जो कंडीशन बताई दी मैंने प्रमाण पत्र वाली आपको। दूसरा, एक बात आप ध्यान रखें सब जने कि सुप्रीम कोर्ट का 136 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट नियमित अपील का न्यायालय नहीं है, वो हाई कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट नियमित अपील का न्यायालय नहीं है, ये केवल और केवल विशेष परिस्थितियों में ही अपील को सुनेगा। अन्यथा ये काम राज्य सरकार की न्यायपालिका उच्च न्यायालय का है। वह तभी हस्तक्षेप करेगा उच्चतम न्यायालय जब घोर इनजस्टिस हो, जब घोर इनजस्टिस का सामना, या मान लो किसी को, निर्दोष को सजा हो रही है और आप स्पेशल अपील द्वारा यह बता दें कि हां इनजस्टिस हो रहा है सर, तब उच्चतम न्यायालय जो है उस इनजस्टिस को दूर करने के लिए तब आपकी अपील को परमिशन दे सकता है, लीव की। अर्थात पक्षकार के साथ घोर अन्याय की संभावना हो, इर्रेपरेबल लॉस हो, पार्टीज को इर्रेपरेबल लॉस हो, जिसकी क्षतिपूर्ति ना की जा सके, अर्थात पूरी की पूरी वही खराब हो जाए। और जरा सा था, थोड़ा सा आ जाओ, अभी तो थोड़ा सा ही रह गया, अभी है, ज्यादा ना है, अभी है। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने का भी काम करता है। सर्वोच्चतम न्यायालय परामर्श देने का भी काम करता है। यदि राष्ट्रपति साहब को लगता है कि किसी मामले में विधि या तथ्यों का प्रश्न उत्पन्न हुआ है, यदि राष्ट्रपति साहब को लगे किसी मामले में कोई लीगल पॉइंट या फैक्ट इन इश्यू, फैक्ट से रिलेटेड कोई लीगल प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, या तो उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, तब उन परिस्थितियों में भी उच्चतम न्यायालय और वो प्रश्न जिसको राष्ट्रपति साहब पूछ रहे हैं वो सार्वजनिक महत्व का प्रश्न हो और राष्ट्रपति साहब ये समझते हो कि हां इस प्रश्न पर, इस क्वेश्चन पर उच्चतम न्यायालय की राय लेना अति आवश्यक है,
तब ऐसा प्रश्न उच्चतम न्यायालय को भेजा जाएगा और उच्चतम न्यायालय उस पर अपनी राय विधिवत देंगे। आगे चलें सर। आर्टिकल 141 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट जो साइटेशंस देंगी अर्थात जो निर्णय देंगी वो कानून का रूप होंगे और जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या और भी अन्य न्यायालय, वो सब उन कानूनों को मानेंगे और वो सब पर बाध्यकारी होंगे। न्यायिक प्रोसीडिंग्स में या अन्य प्रोसीडिंग्स में जहां भी हो, और खास करके न्यायिक में, वो एक एज ए प्रेसिडेंट 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 कुछ बोलते हैं, प्रेसिडेंट, इसे साइटेशंस कहते हैं, वो मानी जाएंगे कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। जैसे एक आजकल बड़ी फेमस साइटेशन है स्टेट वर्सेस अर्नेस कुमार, सर्वोच्च न्यायालय की, जिसमें कहते हैं कि नहीं, जिन केसेस में 7 साल तक की सजा है, पुलिस जो है 41 का नोटिस दिए बगैर अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अब ये शायद नई संहिता बनने से 35.5 का नोटिस हो गया। ये 35.5 का ही है शायद नोटिस, 35.5 का। ये पहले 41.1 का था, 41.1 का नोटिस देना अनिवार्य होता था। खैर चलो उसकी बात अभी नहीं कर रहे, अभी वो इशू नहीं है हमारे पास में। तो वो सारी की सारी साइटेशन सब पे लागू होती है जो इस तरीके की साइटेशन दी जाती है। तो ऐसी कोई भी जजमेंट अगर ये देते हैं तो वो लॉ है। एक बात और है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने द्वारा पहले बनाया गया लॉ स्वयं पर बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया है, मान लो किसी जजमेंट में कोई जजमेंट दिया है, लेकिन आज की परिस्थिति में ये लगता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को, सॉरी, यदि उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय पहले कभी दिया है और नए सिनेरियो में ये लगता है कि आज के परिवेश में ये निर्णय उचित नहीं है या जजों की राय उससे विपरीत है, तो वो जजों की बहुमत की राय के आधार पर उस निर्णय को, जो पूर्व में निर्णय दिया है, उसे बदला भी जा सकता है। तो यहां मित्रों ये था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केंद्रीय न्यायपालिका उच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां। ये मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अधिकारता वाला चैप्टर अगर आप वकालत करने के उद्देश्य से सोच रहे हैं तो इस अधिकारता वाले प्रश्न को बहुत ध्यान से याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। स्पेशल लीव पिटीशन, पता ही नहीं, बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है। वो सोचते हैं कि हाई कोर्ट ने कोई मामला डिसाइड कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, इतना आसान नहीं होता। सिंपल न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय। तो चलिए अब 10-5 मिनट देखता हूं क्या टाइम हो रहा, भी है 10-1 मिनट है, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं और जो अगला टॉपिक बनाएंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने वाली और या उच्च न्यायालय में दाखिल होने वाली हैबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो अर्थात बंदी प्रत्यक्षकरण,
हैबस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, इन रिटों के बारे में आपको समझाऊंगा अगले लेक्चर में। देखो, किसी भी बात को आपको लेक्चर देने से पहले मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कोई मैसेज गलत ना जाए और कोई शब्द गलत ना हो। हम लोग खुद अपने उन पुराने नोट्स से बेयर एक्टो को कंसल्ट करते हैं आपके लिए लेक्चर बनाने के लिए। उसके बाद आपका सिलेबस चेक करते हैं कि किस सिलेबस तक स्टूडेंट्स को इनकी जरूरत है लेक्चर्स की, तब हम बनाते हैं। कुछ टॉपिक्स हम छोड़ देते हैं जिन्हें हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते। वैसे तो भारत का सारा संविधान ही इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारी कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कितने लेक्चर बनाएं, क्योंकि हर टॉपिक मतलब 50 है तो एक छोटा सा लेक्चर भी कई घंटे ले जाता है हमारा, आधा घंटे में कवर करना ही भारी होता है हमारे लिए। अच्छा, आमने सामने तो आप और हम है नहीं कि आप मुझसे प्रश्न पूछ लो, मैं प्रश्न का जवाब दे दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चल रही है, 1 घंटे भी चल जाए। लेकिन यूट्यूब पे डालना है, ये करना है, एडिटिंग करनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डालने में उसमें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, राज्यपाल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना कि मेरे लिए राष्ट्रपति था। तो मैंने राष्ट्रपति आपको पढ़ाया, लेक्चर बनाया उसके ऊपर। उच्चतम न्यायालय मेरे लिए, आपके मेरी नजर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उस पर पूरा लेक्चर बनाया, कोई पार्ट उसका छोड़ा ही नहीं। इसके अंदर राज्यपाल के अंदर मैं सिर्फ ये बताऊंगा राज्यपाल क्या चीज है, राज्यपाल क्या होते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, गठन क्या होती है, उनकी आय क्या वो क्योंकि इनका बहुत ज्यादा वैसा स्थान नहीं है जितना के है। मैं नहीं कह रहा, पद तो पद है, पद की गरिमा होती है, राज्य में सबसे ऊंचा पद है राज्य में देखा जाए। लेकिन हमें यह भी देखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट का क्या जरूरी है, और उसके दिमाग में ज्यादा भार भी नहीं रखना बच्चे पे, ताकि बच्चा थोड़े से काम हो जाए। चलिए मैं जरा अपने टॉपिक पर आता हूं, कहीं मेरे टॉपिक का टाइम ना निकल जाए, आगे इन बातों में बहुत टाइम निकलता है। राज्यपाल, जिसे गवर्नर भी कहते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से भी जाना जाता है। इनसे संबंधित विधि जो राज्य के राज्यपालों की है, शायद वहां उपराज्यपाल कहते हैं, यहां राज्यपाल कहते हैं, प्रदेश में वहां उपराज्यपाल कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। राज्यपाल का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 153 टू 167 में आता है। ये भी राष्ट्रपति साहब की जो शक्तियां हैं उनकी समान शक्तियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे कमतर स्तर की। इनका इतनी शक्तियों के सामने नहीं है जितना के आदरणीय राष्ट्रपति साहब हमारे। तो आइए जरा इनके ऊपर प्रकाश डालें कि क्या कहते हैं। इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। नंबर 1 बात, ये तब तक ही सत्ता में रहते हैं जब तक राष्ट्रपति साहब की इन पर कृपा बनी रहती है, और ये केंद्र द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं। राज्यपाल जी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी द्वारा, केंद्र द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं। योग्यताएं क्या क्या होती चाहिए, भारत के नागरिक हों और 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हों। सिंपल सी है, भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हो। अब ये
किसको करेंगे ये राष्ट्रपति जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, मंत्रिमंडल से सलाह से कि किसे करेंगे किसे नहीं करेंगे ये मैं नहीं बता सकता। हर आदमी अपनी अपनी योग्यता रखता है। तो यहां दो आर्टिकल 157 में दो कंडीशन एनुमरेट एक्सप्लेन की गई है, वो मैंने आपको बता दी। पद हेतु शर्तें क्या हैं 158 आर्टिकल 158। नंबर एक बात तो ये दोनों सदनों में से इनके पास किसी भी उसमें लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ये दोनों सदनों में से किसी भी सदनों में से लाभ का पद नहीं होगा। अगर होगा तो ये कह दो इन्हें छोड़ना पड़ेगा, या वो अपने आप ही जैसी ये शपथ ले लेंगे वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अर्थात कोई भी लाभ का पद के अधिकारी ये नहीं होंगे। इनको सरकारी आवास मिलेगा, अर्थात मकान मिलेगा, बंगला मिलेगा, जो कि सरकारी होगा। पांच वर्ष इनका कार्यकाल होगा यदि इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जाता है तो। पद पर तब तक बने रहेंगे आर्टिकल 156 के तहत जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा हो। राष्ट्रपति जी जब चाहें तब इन्हें इनके पद से पदच्युत कर सकते हैं, अर्थात हटा सकते हैं। इनमें शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? जो राष्ट्रपति जी में शक्ति हैं, कार्यपालिका की शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्तियां। कार्यपालिका की शक्ति, वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां होती हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको लगता है देखनी है तो जो राष्ट्रपति जी वाली है सेम जो राज्य की सूची में है वो है, लेकिन एक शक्ति इनके पास स्पेशल होती है। इनको भी इसी तरीके दंडों में क्षमा करने की, विधायी देखने की, अध्यादेश जारी करने की और वित्तीय शक्ति देखने की सारी शक्ति होती है जो राष्ट्रपति साहब को होती है, उससे कम थोड़ी सी। लेकिन एक में एक हाजित होती है, यदि इन्हें लगता है कि राज्य सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही और संवैधानिक तंत्र बढ़िया नहीं चल रहा, तो ये अपनी एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं कि ये अपना कार्य नहीं कर रही है राज्य सरकार, बल्कि यहां पर संविधान विफल हो चुका है। इस प्रदेश में संविधान के किसी भी बात का पालन नहीं हो रहा है, संवैधानिक तंत्र फेल हो गया। तो ऐसी रिपोर्ट आने पर राष्ट्रपति इनके कहने पर उस सरकार को, राज्य सरकार को की सारी शक्तियां अपने में निहित कर सकता है और संसद के द्वारा सारी कार्रवाइयों को गवर्न कर सकता है मंत्रिमंडल के द्वारा। अर्थात वो सारी शक्तियां उनसे छीनी जा सकती हैं और राष्ट्रपति साहिब उसको ये घोषित करके कि यहां संकट काल है, वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। अब वो राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद किससे काम कराते हैं, राज्यपाल महोदय से काम कराने चाहते हैं या किसी और से, ये राष्ट्रपति साहब की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसके मार्फत क्या काम कराने चाहते हैं। तो देखता हूं मैं इसमें क्या टाइम रह गया, अभी टाइम पूरा ही हो लिया, इतना वो नहीं है। तो आगे का टॉपिक उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय में भी थोड़ा सा ही पढ़ाना है मुझे, तो थोड़ा टाइम लेकर फिर आपको देखूंगा, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको। अच्छा, नमस्कार। मैं बड़ा आभारी हूं कि आप लोग मुझे
इतनी 30 मिनट तक सुनते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मुझे आशा नहीं थी कि लोग मुझ जैसे व्यक्ति की भी बनाई हुई वीडियोस इस तरीके से देखेंगे। नमस्कार।